Good morning, future judges, scholars, and advocates. My name is Abhishek Mishra, and I am here to teach you guys the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023, which is the newest version of Indian Evidence Act 1872. Now, before we start, let me give you guys a scenario. Imagine करिए कि एक ऐसा कोर्ट रूम है जहां पर कि जजमेंट जो है वो एडमिसिबल प्रूफ्स के बेसिस पर दिया जा रहा हो एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ, where the judgment happens on the basis of the admissible proofs and not on the basis of truth. And in that particular scenario, an important piece of evidence has been overlooked by the stakeholders of the justice. Justice के stakeholders के की गलती की वजह से एक important piece of evidence, सिर्फ imagine करिए, एक important piece of evidence overlook हो गया हो, रह गया हो consideration से, right? ऐसे लीगल मैटर्स में क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं? What could be the possible outcomes in those legal matters where an important piece of evidence has been overlooked? तो ऐसे केसेस में तीन इंपॉर्टेंट आउटकम्स निकल कर आ सकते हैं, जिसमें से पहला होगा कि अगर उस केस में कन्विक्शन हो रहा होगा तो एक्विटल हो सकता है, पलट सकता है जजमेंट, या फिर एक्विटल हो रहा होगा तो कन्विक्शन हो जाएगा, राइट? सेकेंड इंपॉर्टेंट आउटकम कुड बी जो आरोपी होगा, जो अक्यूज होगा, वो दोष मुक्त हो जाएगा, उसको क्लीन चिट दी जा सकती है। ये आउटकम एक सेकेंड आउटकम हो सकता है। थर्ड आउटकम इज द मोस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो, जहां पर कि एक इनोसेंट को कंडेम कर दिया जाए, एक इनोसेंट को पनिश कर दिया जाए बिकॉज ऑफ द रीजन एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस हैज बीन ओवरलुक्ड। तो ये तो आपका सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो हो जाएगा, जहां पर एक इनोसेंट को सजा मिल जाए, है ना, जस्ट बिकॉज एन एविडेंस हैज बीन ओवरलुक्ड। नाउ व्हाई आई हैव गिवन यू दिस सिनेरियो, व्हाई आई एम गिविंग यू गाइस दिस काइंड ऑफ एग्जांपल? The reason here is I just want you guys to understand the importance of evidence, the importance of evidence in a fair trial, or in other words, I want you guys to understand that to run a fair trial, to conduct a fair trial, how even a single piece of evidence could be crucial for that particular legal matter. एक छोटा सा एविडेंस एक पर्टिकुलर लीगल मैटर के लिए कितना क्रूशल हो सकता है, कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया। देखिए, आज की क्लास थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी रहेगी, ऊपर से रहेगी, बहुत ज्यादा डीप सेक्शंस पे नहीं जाएंगे, बट यस, आपको लास्ट में समझ में आएगा कि दिस क्लास वाज बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। तो लिसन टू लास्ट। नाउ ये तो समझ में आ गया, तो लेट मी वेलकम यू गाइस इन द वर्ल्ड ऑफ द इनविजिबल आर्किटेक्ट ऑफ अ फेयर ट्रायल which is conducted in the court of law. The laws of evidence is considered to be the invisible architect of a fair trial in the court of law. Okay? आज से हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम शुरू करेंगे और इसके सेक्शन वाइज इसको आगे देखेंगे कि इसमें क्या क्या डील किया गया है। ठीक, सबसे पहले द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज विल टेक आवर बेयर एक्ट आउट, और हम लोग बेयर एक्ट के कवर पेज को देखेंगे कि इसके कवर पेज को देखकर क्या क्या इंपॉर्टेंट थिंग, क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। कवर पेज, ये इसका होता है कवर पेज। ठीक, सबसे पहले इसका जब हम लोग कवर पेज देखेंगे ना, तो विल सी दैट इसका एक टाइटल होगा द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। उसके बाद आता है एक्ट नंबर। व्हाट इज दिस एक्ट नंबर? एक्ट नंबर क्या होता है? व्हाट इज दिस एक्ट नंबर? तो एक्ट नंबर, जैसे इस एक्ट का नंबर है 47 ऑफ 2023। ठीक, इस एक्ट का नंबर है 47 ऑफ 2023, जिसका मतलब होता है कि बीएसए का नंबर है 47
बीएसए के पहले ऑलरेडी 46 ऐसे लॉज भी हैं जो ऑलरेडी पास हो चुके हैं बाय द पार्लियामेंट, और बीएसए का नंबर था 47. दिस इज नथिंग बट जस्ट अ सीक्वेंस नंबर इन द ईयर 2023. बीएसए का सीक्वेंस नंबर 47 था और 2023 में पास किए जाने वाले एक्ट्स में से, और 2023 में बीएसए के पहले ऑलरेडी 46 एक्ट्स, 46 लॉज पास हो चुके थे. दिस इज नथिंग बट जस्ट अ mere serial number of BSA in the year 2023. That's it. इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है दैट व्हाट इज द एक्ट नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, और ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए आपको देगा 45, 46, 47 एंड 48. आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, 48 कर देंगे, 45 कर देंगे, 46 कर देंगे, जबकि आंसर होगा 47. बहुत लोगों को एक्ट नंबर भी नहीं पता होता कि इसको याद भी करना होता है या एक्ट नंबर एग्जैक्टली होता क्या है. ठीक है. नाउ एक्ट नंबर के राइट में आप लोग देखेंगे तो प्रेसिडेंट असेंट दिया होता है विच इज 25 दिसंबर 2023. प्रेसिडेंट असेंट 25 दिसंबर 2023. और दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1st of July 2024, and both of these dates are important. Directly पूछता है एग्जाम में. ठीक. नाउ अब जब हम एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वेदर दिस पर्टिकुलर एक्ट द भारतीय साक्ष्य अधिनियम इज अ सब्सटैंटिव लॉ और अ प्रोसीजरल लॉ. भारतीय साक्ष्य अधिनियम सब्सटैंटिव है या प्रोसीजरल है? सब्सटैंटिव है या प्रोसीजरल है? What do you mean by substantive and procedural laws? क्या होते हैं substantive laws? तो substantive law वो laws होते हैं जो आपके rights, duties, liabilities and disabilities define करते हैं, determine करते हैं, और इन्हीं rights, duties, इन्हीं राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज एंड डिसेबिलिटीज को एनफोर्स कराने के लिए वो लॉज जिसमें इनके एनफोर्समेंट के लिए प्रोसीजर दिया होता है उन्हें प्रोसीजरल लॉ बोलते हैं. फॉर एग्जांपल बीएसए, सीपीसी, बीएनएस. इसके एग्जांपल्स आएंगे आईपीसी, बीएनएस, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा. इसमें सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आ जाएगा, पार्टनरशिप एक्ट आ जाएगा, बहुत सारे एक्ट्स इसमें. मेजरली प्रोसीजरल में ये 3 एक्ट्स आते हैं, सीपीसी, सीआरपीसी एंड बीएसए. तो ये होता है आपका सब्सटैंटिव लॉ, वो लॉ जो आपके राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज एंड डिसेबिलिटीज डिटरमाइन करते हैं. प्रोसीजरल लॉ उन्हीं राइट्स, ड्यूटीज और लायबिलिटी और डिसेबिलिटी को कोर्ट में जो कैसे एनफोर्स कराए जाएंगे, प्रोसीजर बताने वाले लॉज को प्रोसीजरल लॉज बोलते हैं. फॉर एग्जांपल प्रोसीजरल लॉ का एग्जांपल है बीएसए, सीपीसी, सीआरपीसी, और सब्सटेंटिव लॉ का एग्जांपल आएगा आपका आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, सोगा, पार्टनरशिप एक्सेट्रा. नाउ प्रिलिमिनरी. अच्छा, प्रिलिमिनरी में आने से पहले प्रियम्बल देखेंगे. प्रियम्बल क्या कहता है इसका? तो इसका प्रियम्बल रीड्स एज एन एक्ट टू कंसोलिडेट and to provide the general rules and principles of evidence for fair trial. An act to consolidate and provide for general rules and principles of evidence for fair trial. What does this mean? This means that fair trial कराने के लिए जो evidence के general rules और principles हैं, ये act उन्हें provide करता है और एक जगह consolidate करता है. Now, this What does this consolidate word means? Literal meaning क्या होती है consolidate की? Consolidate की literal meaning क्या होती है? बताइए. देखिए, consolidate की literal meaning होती है to collect or collection.
could be of anything. Collection could be of anything. Now here यहाँ पर किस चीज का collection है? यहाँ पर collection है general rules and principles of evidence. General rules and principles of evidence का collection है यहाँ पर. Now क्या ये word signify करता है? ये word जब आप पढ़ते हैं that an act to consolidate, इससे क्या signify होता है? What does this word signifies? This act signifies, this word signifies that this particular act is exhaustive in nature. ये particular act का जो nature है वो exhaustive है. What do you mean by exhaustive, sir? देखिए, कोर्ट में या फिर नॉर्मली भी जब दो एडवोकेट्स या एक जज एक एडवोकेट या दो जजेस बात कर रहे होते हैं और उन्हें यूजुअली ये कोर्ट में एप्लीकेबल है तो कोर्ट का ही एग्जांपल लेते हैं. कोर्ट में जब एविडेंस को लेकर क्वेश्चन आता है या एविडेंस को लेकर डाउट होता है या ये पता करना होता है दैट दिस पर्टिकुलर एविडेंस वेदर इज इट एडमिसिबल और नॉट और वेदर दिस पर्टिकुलर एविडेंस इज रेलेवेंट और नॉट, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर डाउट आता है. व्हाट डज दीज एडवोकेट्स और जजेस डू? They directly refer to this act. They directly refer to the Bharatiya Sakshya Adhiniyam. Why? Why they refer to this act? Because this act in itself consolidates and provides the general rules and principles of evidence. Evidence के general rules और principles, हर तरह के evidence के general rules और principles इंडियन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हैं और इसीलिए जब भी कोई क्वेश्चन कोई डाउट अराइज होता है तो पीपल और जजेस और एडवोकेट रेफर टू दिस एंड दिस इज व्हाई दिस एक्ट इज एग्जॉस्टिव. आपको किसी और टेक्स्ट बुक, किसी और लॉ बुक, किसी और डॉक्यूमेंट्री या किसी और जजमेंट को रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्राइमरीली जरूरत नहीं पड़ती है अगर एविडेंस को लेकर क्वेश्चन आए तो. इफ देयर इज अ क्वेश्चन विद रिगार्ड्स टू एविडेंस, इफ देयर इज अ डाउट विद रिगार्ड्स टू एविडेंस. And this is why this act is of exhaustive in nature. Okay. Now we will come to preliminary sections, that is section 1. Section 1 में क्या है? Section 1 का clause 1, this act may be called as the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023. It applies to all judicial proceedings in or before any court, including court martials. Stop here. Including court martials. ठीक. What does this all mean and why I am emphasizing on this word all, including court martials? देखिए, judicial proceeding has been defined under section 2 clause 1 subclause M of BNSS. Okay, important है, क्रॉस कनेक्शंस करते रहना चाहिए, उससे समझ में भी आता है और बाकी दूसरे एक्ट के सेक्शंस भी जल्दी याद होते हैं, तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे. Now, why here I am emphasizing on this applies to all judicial proceedings. देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हर तरह के जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में अप्लाई होगी, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल्स. ये इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं था. इंडियन एविडेंस एक्ट में जो डेफिनेशन थी, जो एप्लीकेबिलिटी की डेफिनेशन थी, एप्लीकेबिलिटी वाले जो क्लॉज था, उसमें लिखा हुआ था दैट दिस पर्टिकुलर एक्ट अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एंड इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल्स एक्सेप्ट the court martials which come under or accept the proceedings under Army Act, Naval Discipline Act and the Air Force Act, which has now been removed in BSA. BSA में अब इन 3 एक्ट्स को हटा दिया गया है, which makes BSA applicable to all kinds of judicial proceedings including court martials even in under Army Act, the Naval Discipline Act and the Air Force Act. इन 3 एक्ट्स के अंडर में भी होने वाली जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाई होगा. एंड दिस इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज न्यू इन BSA. व्हाटएवर न्यू इज न्यूली एडेड, जो कुछ भी नया ऐड हुआ है इन 3 लॉज में वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ये था हमारा सेक्शन 1. नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात करें, नॉन एप्लीकेबिलिटी इज सेम एज द इंडियन एविडेंस एक्ट. एफिडेविट पे अप्लाई नहीं होगा और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई नहीं होगा, प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर पे अप्लाई नहीं होगा. ठीक है, दिस वाज सेक्शन 1.
नाउ कम्स द डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 में जो इसका इंडियन एविडेंस एक्ट का जो डेफिनेशन क्लॉज है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो डेफिनेशन क्लॉज है वो इंडियन एविडेंस एक्ट से सिर्फ एक एस्पेक्ट में डिफरेंट है, और वो ऐसे कि नंबरिंग कर दी गई है अब डेफिनेशंस की, जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं थी, अब है। ओके, अब जो डेफिनेशंस हैं वो नंबर्ड हैं। ठीक, तो सेक्शन 2A आपका कोर्ट को डिफाइन करता है, 2B कंक्लूसिव प्रूफ, 2C डिस्प्रूव, ये सारी चीजें आप लोग देख लेंगे। मैं अब अगले कॉन्सेप्ट पे आता हूं। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रिजम्पशन का। ठीक, मैं अब आपको प्रिजम्पशन बताऊंगा। डेफिनेशंस आप लोग पढ़ लीजिए। बेयर एक्ट पढ़ना आपकी ड्यूटी है। बेयर एक्ट पढ़ने पर जो भी डाउट्स हैं, जो भी डाउट अराइज होंगे, वो पूछना कमेंट बॉक्स में भी आपकी ही ड्यूटी है, और आंसर करना उन डाउट्स का मेरी ड्यूटी है। साथ ही साथ जरूरत पड़े तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं अभी लास्ट में अपना नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं प्रिजम्पशन बताता हूँ आपको। हमारा अगला टॉपिक होगा प्रिजम्पशन का। दिस वाज प्रिलिमिनरी एंड इंट्रोडक्टरी। जहां से धीरे धीरे करके हम लोग बेयर एक्ट के अंदर और लॉ को और डीपली समझने की कोशिश करेंगे। एंड आई ट्राई टू मेक इट even more easy to understand. ओके, तो हम लोग यहां से प्रिजम्पशन लिखेंगे। Presumptions. How many kinds of presumptions are there? There are 3 kinds of presumption. May presume, shall presume, conclusive proof. May presume has been defined in section 2 clause 1 clause H. Shall presume has been defined in section 2 clause 1 clause L, and conclusive proof has been defined in section 2 clause 1 clause P. क्या होता है मे प्रिज्यूम, क्या होता है शैल प्रिज्यूम, और क्या होता है कंक्लूसिव प्रूफ? ये है हमारा प्रिजम्पशन, और यही होगा हमारा आज का लास्ट टॉपिक भी। ठीक है, क्लास को ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, क्लास को ज्यादा हैवी नहीं करेंगे। छोटी छोटी क्लासेस में, आधे घंटे की क्लासेस में हम लोग हर रोज एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, और उसके बाद अगली क्लास में जाएंगे। ठीक, अगले कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो प्रिजम्पशन में प्रिज्यूम क्या होता है? देखिए, कुछ सेक्शंस ऐसे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में जहां पर इंडियन एविडेंस एक्ट कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर देता है कुछ फैक्ट्स के रिगार्डिंग, कि कोर्ट्स उन पर्टिकुलर फैक्ट्स को प्रिज्यूम कर भी सकता है, प्रिज्यूम नहीं भी कर सकता है। मान लीजिए 2 फैक्ट्स हैं, चलिए वो हम एग्जांपल लेगा, ये इतना समझ में आया, प्रिज्यूम कर भी सकता है, प्रिज्यूम नहीं भी कर सकता है। तो इससे ये चीज समझ में आती है दैट मे प्रिज्यूम गिव्स यू अ डिस्क्रिशनरी पावर देता है मे प्रिज्यूम। ठीक, मे प्रिज्यूम आपको एक डिस्क्रिशनरी पावर देता है। किसी पर्टिकुलर फैक्ट को प्रिज्यूम करने की भी पावर होती है कोर्ट के पास, या कोर्ट चाहे तो उस पर्टिकुलर फैक्ट को प्रिज्यूम ना भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। मतलब let the party prove that particular fact with the help of relevant evidence, with the help of relevant facts. और रिबटेबल होता है ये। व्हाट इज रिबटेबल? यहां पर एग्जाम्पल देता हूं। व्हाट इज रिबटेबल? देखिए, एक फैक्ट है, फैक्ट ए। ठीक, मे प्रिज्यूम में कोर्ट के पास पावर है भी, मतलब पावर है या तो प्रिज्यूम कर ले या तो प्रिज्यूम ना करे। मैं एग्जांपल लेके चलता हूं प्रिज्यूम कर लेने का। मान लीजिए कोर्ट प्रिज्यूम कर लेता है इस फैक्ट को। ठीक, कोर्ट प्रिज्यूम्स दिस पर्टिकुलर फैक्ट।
अब जब इस पर्टिकुलर फैक्ट को कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा तो ये प्रिजम्पशन किसी, जाहिर सी बात है, किसी एक पार्टी के फेवर में जाएगा और किसी एक पार्टी के अगेंस्ट होगा, राइट? जब कोर्ट एक पर्टिकुलर फैक्ट को प्रिज्यूम करेगा तो वो प्रिजम्पशन किसी एक पार्टी के फेवर में जाएगा और किसी एक पार्टी के अगेंस्ट जाएगा, ठीक? तो जिस पार्टी के अगेंस्ट वो प्रिजम्पशन एक्ट करेगा, जिस पार्टी के अगेंस्ट वो प्रिजम्पशन जाएगा, उस पार्टी के पास ये परमिशन रहती है कि वो पार्टी इस पर्टिकुलर फैक्ट की नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करे, नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करे या इस पर्टिकुलर फैक्ट को डिसप्रूव करे विद द हेल्प ऑफ एविडेंस। भाई कोर्ट ने प्रिज्यूम किया है इस पर्टिकुलर फैक्ट की एग्जिस्टेंस को, मान लीजिए, ठीक है? तो अगली पार्टी जो होगी जिसके अगेंस्ट ये प्रिजम्पशन जा रहा है ना, एक फैक्ट है ए जिसकी एग्जिस्टेंस को कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया है, जिसकी एग्जिस्टेंस को कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया। अब जिसकी में प्रिज्यूम की बात चल रही है, जिसके अगेंस्ट ये प्रिजम्पशन जाएगा, जिसके अगेंस्ट ये प्रिजम्पशन जाएगा, वो पार्टी इस पर्टिकुलर फैक्ट के नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करेगी विद द हेल्प ऑफ एविडेंसेस। नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करेगी भाई, और क्यों करेगी? क्योंकि कोर्ट ने एग्जिस्टेंस को प्रिज्यूम कर लिया है। अगर सक्सेसफुल हो जाती है नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करने में वो पार्टी जिसके अगेंस्ट प्रिजम्पशन जा रहा है, अगर सक्सेसफुल हो जाती है नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करने में, तो कोर्ट जो है इसकी नॉन एग्जिस्टेंस को मानेगा, ना कि एग्जिस्टेंस को। कोर्ट ने स्वतः प्रिज्यूम कर लिया कि ये एग्जिस्ट करता है विदाउट एनी एविडेंसेस। क्यों? क्योंकि कोर्ट के पास पावर थी, डिस्क्रिशनरी पावर थी, राइट? कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर थी, इसलिए कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया एग्जिस्टेंस। अब जिस पार्टी के अगेंस्ट जा रहा था ये प्रिजम्पशन, उस पार्टी ने विद द हेल्प ऑफ एविडेंसेस इसकी नॉन एग्जिस्टेंस प्रूव कर दी। नाउ द कोर्ट हैज टू कंसिडर दिस नॉन एग्जिस्टेंस। कोर्ट को यह मानना पड़ेगा कि दैट दिस पर्टिकुलर फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि उस पार्टी ने एविडेंसेस की मदद से इसकी नॉन एग्जिस्टेंस प्रूव कर दी। ये होता है मे प्रिज्यूम में, जहां पर कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी, अगेन यही चाहता कोर्ट, तो कोर्ट प्रिज्यूम कर लेता नॉन एग्जिस्टेंस। अब ये नॉन एग्जिस्टेंस के साथ भी वही केस है, किसी के फेवर में जाता, किसी के नॉन फेवर में जाता, किसी के अगेंस्ट जाता, ठीक है? तो जिसके अगेंस्ट जाता वो इसकी नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव करता, फिर इसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव करता। जिसके अगेंस्ट नॉन एग्जिस्टेंस का प्रिजम्पशन जा रहा होता वो उसकी अगेंस्ट एग्जिस्टेंस को प्रूव करता, वही बात। और अगर प्रूव कर ले जाता, सक्सेसफुल होता, तो कोर्ट ने प्रिज्यूम किया था नॉन एग्जिस्टेंस, पर मानना पड़ता है एग्जिस्टेंस को, उतना ही है। और क्यों कि पार्टी इसकी नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव कर रही है, इसीलिए रिपोर्टेबल हो जाता है। पार्टी के पास अगर मौका है कि वो उसकी एक फैक्ट को डिस्प्रूव कर सकती है, तो वो फैक्ट रिपोर्टेबल फैक्ट हो जाता है, इसीलिए ये रिपोर्टेबल भी है, ठीक? और यहां पर कंटिन्यूअस फैक्ट्स की बात होती है, और इसीलिए हम लोग इसको प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स। अब आता है हमारा शैल प्रिज्यूम। आई होप आपको मे प्रिज्यूम का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। अब हमारा आता है शैल प्रिज्यूम। देखिए, मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है इस डिस्क्रिशनरी पावर का। यहां पर ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है बस, डिस्क्रिशन नहीं होता है कोर्ट के पास, कोर्ट को प्रिज्यूम करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि रिवर्टेबल है तो पार्टी डिस्प्रूव कर सकती है। कोर्ट को प्रिज्यूम करना पड़ेगा अगर कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स, जैसे सेक्शन 120, 118, 91, 78, 74, 87, ये कुछ सेक्शंस हैं जहां पर कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है कि प्रिज्यूम ना करे, कोर्ट को प्रिज्यूम करना पड़ेगा। और ऐसे केसेस में
शैल प्रिज्यूम होता है, जहां पर डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है लेकिन थोड़ा सा बताना भी जरूरी है। डिस्क्रिशन नहीं है, लेकिन जिस पार्टी के अगेंस्ट वो प्रिजम्पशन जाएगा वो पार्टी उसको डिस्प्रूव कर सकती है विद द हेल्प ऑफ एविडेंसेस। यहां पर डिस्क्रिशन था, कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम करती, कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम ना करे। यहाँ पर कोर्ट प्रिज्यूम करेगी, लेकिन पार्टीज को, जिस पार्टी के अगेंस्ट वो प्रिजम्पशन जाएगा उसको चांस भी देगी कि आपके पास मौका है, आप डिस्प्रूव कर सकते हैं। और अगर कर ले गए तो कोर्ट विल कंसिडर दैट पर्टिकुलर फैक्ट टू बी एडमिसिबल। फिर वो अपना प्रिजम्पशन ड्रॉप कर देगी जो उसने पहले लिया था, राइट? इतना ही है। नाउ कम्स द कंक्लूसिव प्रूफ। क्या होता है कंक्लूसिव प्रूफ? Conclusive proof has been defined under section 2 clause 1 subclause B of BSA। Conclusive proof में ना तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशन होता है कि प्रिज्यूम ना करे, कोर्ट को प्रिज्यूम करना पड़ता है, और ना ही ना ही जो प्रिजम्पशन जिस पार्टी के अगेंस्ट जा रहा है, कंक्लूसिव प्रूफ के अंदर लिए रेज किए गए प्रिजम्पशंस, कंक्लूसिव प्रूफ के अंडर में लिए गए प्रिजम्पशंस जिस पार्टी के अगेंस्ट जा रहा है वो पार्टी उसको डिस्प्रूव भी नहीं कर सकती। ना तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है प्रिज्यूम ना करने की, और ना ही पार्टीज के पास मौका है या चांस है डिस्प्रूव करने का। इसीलिए रिबट करने का, फॉर दैट मैटर अगर लीगल टर्म में बोले तो रिबट करने का मौका भी पार्टीज के पास नहीं होता है कंक्लूसिव प्रूफ में। लेकिन द पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड हियर इज रिबटेबल प्रिजम्पशन होता है आपका शैल प्रिज्यूम और मे प्रिज्यूम। ये दोनों आपका रिबटेबल है, ये इररिबटेबल प्रिजम्पशन है। दो ही सेक्शंस में आता है कंक्लूसिव प्रूफ्स, इतना इंपॉर्टेंट है। 116 और 35 ऑफ बीएसए, दो ही सेक्शन। इररिबटेबल प्रिजम्पशन, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। यहां पर लॉ डायरेक्ट कर रहा है कोर्ट को कि अगर ये इस पर्टिकुलर मैटर में इस तरह का पर्टिकुलर फैक्ट आ गया तो कोर्ट हैज टू प्रिज्यूम इट्स एग्जिस्टेंस एंड द पार्टी विल नॉट बी परमिटेड टू डिस्प्रूव दैट पर्टिकुलर फैक्ट। पार्टी विल नॉट बी परमिटेड टू डिस्प्रूव दैट पर्टिकुलर फैक्ट if once the court presumed that particular fact, or if once the court presumed the existence of that particular fact. Conclusive proof. Irrebuttable presumption of law. Irrebuttable presumption of law. ये था हमारा प्रिजम्पशन, इतना सा है ये। एक केस था MS नारायणा वर्सेस यहां लिख देते हैं स्टेट ऑफ केरला। State of Kerala, MS Narayanam versus State of Kerala 2006। 2006 का केस है जिसमें कि हेल्ड किया गया था प्रिजम्पशन इज एनी इन्फ्लुएंस ड्रॉन फ्रॉम अ प्रूव्ड फैक्ट। बस यही एक लाइन है, कभी कोई पूछ लेता है इसलिए मैंने इसको डाल दिया है। प्रिजम्पशन इज एनी इन्फ्लुएंस ड्रॉन फ्रॉम एनी प्रूव्ड फैक्ट। बस नाउ अब एक छोटा सा और टॉपिक है, उसको खत्म करेंगे और उसके बाद ही क्लास ओवर करेंगे। जस्ट अ सेकंड। प्रूव्ड disproved
not proved. टू वन जे, टू वन एल, डिस्प्रूव्ड आपका कहाँ दिया हुआ है? टू वन सी है, सॉरी एल नहीं, टू वन सी है, ठीक। और नॉट प्रूव्ड है आपका टू वन आई, टू वन आई। क्या होता है प्रूव्ड डिस्प्रूव्ड? बहुत सिंपल सा है, वो फैक्ट्स जो कि एविडेंसेस के माध्यम से, विटनेसेस के माध्यम से प्रूव कर दिए जा चुके हैं, वो फैक्ट प्रूव्ड कहलाते हैं। जिन्हें डिस्प्रूव कर दिया गया है या जिन्हें रिवर्ट कर दिया गया है सक्सेसफुली, वो डिस्प्रूव कहलाते हैं। और जिन्हें ना तो प्रूव किया गया है ना तो डिस्प्रूव किया गया है, दोज फैक्ट्स आर नॉट प्रूव्ड। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, इसलिए बताना जरूरी था। बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज 2(1)D डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में दो नए टर्म्स आए हैं। और ये दो नए टर्म्स इंपॉर्टेंट होंगे आगे के डिस्कशन में, इसलिए इनका अभी डिस्कस हो जाना जरूरी है, ठीक है। तो ये दो नए टर्म्स का सबसे पहले मतलब और डिफरेंस जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और डिजिटल रिकॉर्ड्स होते क्या हैं और इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आपके वो रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि मैनुअली किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डाले जाते हैं। जैसे एग्जांपल है आपके व्हाट्सएप मैसेजेस, बैंक के लेजर्स, जिनको मैनुअली हम लोग टाइप करके डालते हैं ना, व्हाट्सएप में टाइप करेंगे तब जाएगा, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो गया। बैंक में लेजर जो होता है, जो पेन से लिखकर डाला जाता है, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी टाइप करके लिखकर डाला जाता है, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो गया, है ना। एक्सेल शीट्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, आप मैनुअली कर रहे हो उसमें। व्हाट आर डिजिटल रिकॉर्ड्स? डिजिटल रिकॉर्ड्स होती हैं आपकी स्कैन कॉपीज, जो आप लोग पीडीएफ बनाकर अपने फ्रेंड्स से शेयर करते हैं, अपनी नोट्स की पीडीएफ्स, अपने प्रोजेक्ट्स के पीडीएफ्स, अपने असाइनमेंट्स के पीडीएफ्स, है ना, बनाकर क्वेश्चन पेपर्स के पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड ऑल, स्कैन कॉपीज जो होती हैं वो आ जाती हैं आपकी डिजिटल रिकॉर्ड्स में। मतलब फिजिकल से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट जब होता है तो वो डिजिटल रिकॉर्ड होता है। मैनुअली फिजिकली जब आप किसी रिकॉर्ड को बनाते हैं, किसी रिकॉर्ड को एंटर करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, बी इट लैपटॉप, बी इट मोबाइल, बी इट कंप्यूटर, एनीथिंग, वो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। मैनुअल एंट्री की जाती है इसमें, स्कैन कॉपी होती है। बेसिकली फिजिकल रिकॉर्ड्स को scanned and they are converted into digital records। ये है आपका, ठीक। फिजिकल रिकॉर्ड आपका स्कैन होगा, डिजिटल रिकॉर्ड में बदल जाएगा, ये होती है आपकी मैनुअल एंट्री। और यही डिफरेंस होता है इन दोनों में, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। और ये दोनों टर्म्स इंक्लूड कर लिए गए हैं डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, नया है, इंपॉर्टेंट है। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस। इन तीनों डेफिनेशन में कुछ नया नहीं है। इसके पहले जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया प्रिजम्पशन में, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ, उसमें कुछ नया नहीं है। जो नया है वो इस डेफिनेशन में है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल रिकॉर्ड को इंक्लूड कर लिया गया है। And what does this definition reads? This definition reads as the document means any matter expressed or described
or otherwise recorded upon any substance by means of letters, figures, or marks, or any other means or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter, includes electronic and digital records. To understand this definition in a more better way, refer to illustration 6. And illustration 6 पढ़ रहा हूँ. Electronic record on emails, server logs, documents on computers, laptop or smartphones, messages, websites, locational evidence, and voicemail messages stored in digital devices are documents. Not just papers, not just ledgers, even voicemail messages are now considered to be documents. डॉक्यूमेंट्स की डेफिनेशन जब भी पढ़िए वहां पर लिख लीजिए रेफर टू इलस्ट्रेशन 6 या इलस्ट्रेशन 6 ब्रैकेट में लिख लीजिए, इलस्ट्रेशन 6 के सामने स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन में आएगा. क्यों? क्योंकि नया है. चलिए आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं. बहुत हैवी हो जाएगा अगर इससे ज़्यादा पढ़ाएंगे तो, और क्लास भी लंबी हो जाएगी. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग. Goodbye.